नमस्ते बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन विषय की विषय अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी सामाजिक अध्ययन की पुस्तक का पाठ 22 क्षेत्रीय संस्कृतियां पढ़ाने जा रही हूं। तो सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और ध्यान पूर्वक इस पाठ को सुनेंगे व समझेंगे। देखिए बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आप इसमें विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों की जो अलग अलग संस्कृतियां होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, रहने का ढंग होता है और वहां का पहनावा होता है, वो हर क्षेत्र से भिन्न होता है, अलग होता है। तो यही आप इस पाठ में आज पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। किसी स्थान की संस्कृति वहां पर निवास करने वाले लोगों के गुणों को प्रदर्शित करती है। भारत एक विशाल देश है तथा विविध संस्कृतियों का गृह है जो विभिन्न स्तरों पर विकसित हुई है। तो भारत कैसा देश है जहां पर विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां देखने को मिलती है, क्योंकि यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर प्रत्येक धर्म के लोग निवास करते हैं और उनकी विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित भी करती हैं। अब है भाषा एवं साहित्य। मुगल शासन काल में भाषा एवं साहित्य अधिक विकसित हुई। वर्तमान समय में प्रचलित भाषाओं ने उस काल में ही जन्म लिया था, क्योंकि मुगल शासकों के साथ साथ क्षेत्रीय शासकों ने भी साहित्य तथा भाषा को संरक्षण प्रदान किया। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले क्या है बच्चों, पारसी। मुगल काल में पारसी दरबारी भाषा बन गई थी। अकबर को छोड़कर सभी मुगल शासक सुशिक्षित थे तथा सभी ने भाषा एवं साहित्य को संरक्षित किया। इस काल में बड़ी संख्या में पुस्तकें पारसी भाषा में लिखी गई। तो उस समय की बात बता रहे हैं बच्चों, मुगल काल की, कि मुगल काल में जो पारसी भाषा थी वो दरबारी भाषा बन गई थी और इसी भाषा का ज्यादा उपयोग किया जाता था। क्यों किया जाता था? क्योंकि जो जितने भी शासक मुगल काल में रहे हैं वो सभी शिक्षित थे, यानी कि पढ़े लिखे थे, केवल और केवल किसको छोड़कर? अकबर को छोड़कर, क्योंकि अकबर ही एक अनपढ़ शासक था। जैसे बाबर की तुझ के बाबरी, अबुल फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा व आईन अकबरी, निजामुद्दीन द्वारा तबकात ए अकबरी, जौहर द्वारा ताज किरातुल वजीआत, इस्लामिक इतिहास के बहुत से विद्वानों द्वारा तारीख ए अल्फी, जहांगीर तथा मोती मीत खान द्वारा तुजुक ए जहांगीरी, मोहम्मद कासिम फरिश्ता द्वारा तारीख ए फरिश्ता, अब्दुल हामिद लाहौरी द्वारा पातशाहनामा, मिर्जा मोहम्मद काजिम द्वारा आलमगीरनामा आदि लिखी गई हैं। वास्तविक कार्यों के अतिरिक्त बहुत सी पुस्तकों का पारसी में अनुवाद भी किया गया है, जैसे अबुल फजल तथा नाकिब खान द्वारा महाभारत, बदौनी द्वारा रामायण, फैजी द्वारा लीलावती, मोहम्मद शहाबदी द्वारा राजतरंगिणी आदि लिखी गई हैं। तो ये कुछ क्या है बच्चों, ये पुस्तकें हैं जो उस काल में लिखी गई थी। अब है बच्चों हिंदी। भारत में मुगल शासन के प्रारंभ से ही हिंदी का साहित्य भाषा के रूप में विकास हुआ, किंतु बाबर, हुमायूं तथा शेरशाह सूरी द्वारा इसे कोई प्रोत्साहन प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी उनके समय में अनेक पुस्तकें लिखी गईं, जैसे पद्मावत तथा युगावत। जो बाबर और हुमायूं और शेरशाह थे, ये हिंदी को ज्यादा महत्व नहीं देते थे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हिंदी का विकास उनके समय में हुआ था। उसमें क्या लिखी गई थी? पद्मावत और युगावत। अकबर ने भी हिंदी को संरक्षण प्रदान किया। उसने इसके विकास में वृद्धि में योगदान किया। उस समय के महत्वपूर्ण विद्वान तुलसीदास तथा सूरदास थे। तुलसीदास द्वारा 25 पुस्तकें लिखी गई, जिनमें सबसे श्रेष्ठ रामचरित्र मानस थी। तो उस समय के जो कवि थे, उस समय के जो लेखक थे, विद्वान थे, तो उन्होंने भी हिंदी को आगे बढ़ाने का, हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनमें से तुलसीदास, सूरदास प्रमुख थे और तुलसीदास जी द्वारा 25 पुस्तकें लिखी गई थी, जिनमें से सबसे श्रेष्ठ रामचरितमानस को माना गया है। आगे चलते हैं बच्चों। अब्दुल रहीम खाने खाना द्वारा लिखित
रहीम सतसाई तथा रस खान द्वारा लिखित प्रेम वाटिका हिंदी साहित्य में एक महान योगदान है। जहांगीर तथा शाहजहां ने भी हिंदी को प्रोत्साहन दिया। उनके शासनकाल में सुंदर कवि राय द्वारा लिखित सुंदर श्रृंगार तथा सेनापति द्वारा लिखित कविता रत्नाकर पुलिस पुस्तकें लिखी गई थी। अवधी तथा ब्रज भाषा ने भी इस काल में प्रसिद्धि प्राप्त करनी प्रारंभ कर दी थी। तो किस तरह से हिंदी भाषा का विकास हुआ और किस तरह से जो अवधी भाषा थी उसका विकास धीरे धीरे होने लगा, ये सब बताया गया है। हिंदी ने अन्य शासकों के शासन में संरक्षण प्रदान किया, यानी कि हिंदी अन्य शासकों के शासन में क्या हुआ, इसे संरक्षण प्रदान हुआ। जैसे बिहारी ने अपनी कविताओं की रचना राजा जय सिंह के संरक्षण में की। केशवदास ओरछा में रहते थे तथा उन्होंने रसिक प्रिया, कवि प्रिया तथा अलंकार मंजरी की रचना की। औरंगजेब ने हिंदी को संरक्षण नहीं प्रदान किया, किंतु व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा यह विकसित होती गई। तो इसमें क्या है कि कुछ इस पैराग्राफ में बताया गया है बच्चों कि मुगल काल में कुछ शासकों ने हिंदी को प्रोत्साहन दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी रहे जिन्होंने हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने में अपनी कोई रुचि नहीं दिखाई, जिसमें से औरंगजेब का नाम सबसे पहले आता है। अब है बच्चों संस्कृत। मुगल काल में संस्कृत का कोई मूल लेख नहीं लिखा गया, किंतु इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए। जैसे फारसी प्रकाश के नाम से पारसी संस्कृत शब्दकोश, हालांकि कुछ व्यक्तिगत प्रयास इस दिशा में किए गए तथा पद्मा सुंदर द्वारा अकबर शाही श्रृंगार दर्पण तथा जैन आश्चर्य सिद्ध चंद्र द्वारा भानुचंद्र चरित्र की रचना इसी समय की गई। शाहजहां के शासन काल में जगन्नाथ पंडित द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई, रस गंगाधर तथा गंगा लहरी। तो ये कुछ पुस्तकें थी जो कुछ विद्वानों के द्वारा लिखी गई। अब है बच्चों उर्दू। उर्दू दिल्ली सल्तनत काल में साहित्यिक भाषा के रूप में उभरी तथा इसे ज़बान हिंदवी कहा गया। यह पारसी भाषा के साथ साथ हिंदी तथा पंजाबी भाषाओं का मिश्रण थी। इसे सूफी संतों द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त हुई। भक्ति संतों ने भी संयुक्त भाषा के रूप में इसका प्रयोग किया। बहुत से कवि, गजल लेखक तथा मसनवी लेखक 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में उभरे, किंतु उनमें मुख्य वाली 1668 से 1744 था, यानी कि इस बीच ये नहीं है। बहुत से अन्य कवि उनके विचार तथा शैली से प्रेरित थे। 18वीं शताब्दी में दिल्ली उर्दू भाषा का केंद्र बन गया तथा कुछ कवियों जैसे मिर्जा गालिब शाह तथा नासिर ने इसे और भी प्रसिद्ध बना दिया। प्रारंभ में इसे बहुत सी हिंदी शब्द थे, किंतु बाद में उनके स्थान पर पारसी शब्दों का प्रयोग किया गया। तो ये बच्चों उस समय की बात है जब दिल्ली सल्तनत काल में उर्दू भाषा को साहित्यिक भाषा के रूप में मान लिया गया था और इसने अपना किस तरह से विकास किया, किस तरह से ये प्रयोग में आने लगी, ये सब आपको इस पैराग्राफ में बताया गया है। अब है बच्चों क्षेत्रीय भाषा तथा साहित्य। इस काल में जब पारसी, हिंदी, संस्कृत तथा उर्दू का विकास राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था, तब बहुत सी अन्य भाषाएं भी विभिन्न क्षेत्रों में विकसित हुई, जैसे बंगाली, गुजराती तथा मराठी। उनमें से प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। मराठी भाषा तथा साहित्य को भक्ति संतों जैसे तुकाराम, एकनाथ, वमन पंडित, रामदास, श्रीधर स्वामी आदि द्वारा प्रोत्साहन मिला। श्रीधर स्वामी ने अपने लेखों के विषय में रामायण तथा महाभारत का अनुकरण किया है। उनके प्रसिद्ध कार्यों में हरि विजय, राम विजय, पांडव प्रताप आदि हैं। मराठी भाषा के अन्य कार्यों में मुक्तेश्वर द्वारा रामायण, रामदास द्वारा रामबंध, वमन पंडित द्वारा यमक अलंकार तथा मरणोपरांत द्वारा केकावली आदि हैं। तो ये क्या है बच्चों, ये ऐसी भाषाएं हैं और ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अपने क्या है लेखों के माध्यम से मानव कल्याण किया है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अब सबसे पहले कौन सी भाषा के बारे में पढ़ेंगे हम, गुजराती। गुजराती भाषा में साहित्य का विकास इस काल में हुआ। इस काल में कुछ प्रमुख कार्यों में से एक
प्रमुख संत अरवा द्वारा लिखित चित्त विचार, संवद, शतपथ तथा केवल्य गीता है। सामल भट्ट एक कुशल कवि तथा लेखक थे जिन्होंने 36 रचनाएं की थी। उनकी पुस्तकों में मदन मोहन तथा सामल रत्नामल नामक कहानी की पुस्तकें सम्मिलित हैं, जो आज भी बहुत प्रचलित हैं। देवी देवताओं की प्रशंसा में बहुत सी कविताएं लिखी गई हैं। तो ये क्या है बच्चों, इसमें गुजराती भाषा के बारे में आपको बताया गया है। और गुजराती में जो प्रमुख संत हुए करते थे जिनका नाम अरवा है, उनके द्वारा बहुत सी जो विचार हैं उनकी पुस्तकों में मिलते हैं, जैसे चित्त विचार, संवद, शतपथ तथा केवल्य गीता आदि। और इसमें एक सामल भट्ट एक कवि के बारे में भी बताया गया है कि जिन्होंने 36 रचनाएं की थी। उनकी पुस्तकों में मदन मोहन तथा सामल रत्नामल नामक कहानी की पुस्तकें भी सम्मिलित हैं, जो आज भी वर्तमान समय में बहुत प्रचलित हैं। तो देखिए बच्चों, आज हमने आपको किसके बारे में बताया है? आज हमने आपको पढ़ाया है क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में, और इस पाठ का हमने आपको प्रथम भाग पढ़ा दिया है। अगली वीडियो में हम इससे अगला भाग आपको पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।